राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में कक्षा 7 विज्ञान का पहला अध्याय पादपों में पोषण के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने देखा है, इस अध्याय में सीखने के बिंदु इस तरह से रहेंगे। पोषण की परिभाषा रहेगी, उसके बाद पोषण के प्रकार रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस तरह से चलती है, और पादपों में या पौधों में पोषण की विधियों के बारे में बातचीत कर रहे होंगे हम लोग। तो पहले बातचीत करते हैं पोषण के बारे में कि पोषण क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं कि न्यूट्रिशन आखिर है क्या चीज। तो इसकी परिभाषा जरा इस तरह से देखते हैं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को, भोजन ग्रहण करना और इसका उपयोग, ये दो खास बातें रहेंगी इसमें। इस होलिस्टिक व्यू में देखते हैं कि इसको पोषण कहते हैं। पोषण की विधियां क्या क्या होंगी। जैसे हमने देखा, जंतुओं में, पौधों में पोषण की विधियां अलग अलग तरह से चलती हैं। यहाँ पर पादपों की बात हो रही है, तो पौधों में पोषण की विधियों के बारे में चर्चा इस तरह से आगे करते हैं कि पोषण की विधियों के आधार पर पौधे दो तरह के होते हैं। एक तो वो पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरी तरह के वे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब सवाल ये उठता है कि जब सारे पौधे ही हैं तो कुछ अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और कुछ अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते होंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ पेड़ पौधे तो हरे रंग के होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे हरे रंग के नहीं होते हैं। तो सामान्य तौर पर इतना समझा जा सकता है कि वे पौधे जो हरे रंग के होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उन पौधों को स्वपोषी पौधे कहते हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे हरे रंग के पौधे हैं। दूसरी जो कैटेगरी आती है इसमें, वो आती है विषमपोषी या परपोषी पौधे। इनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे हमने इससे पहले देखा, उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, इनको हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। तो हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स या विषमपोषी या परपोषी पौधे उनको बोलते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर या दूसरी चीजों पर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं। अब इनकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, इनकी भी कुछ श्रेणियां हैं। इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए श्रेणियों पर जाने से पहले ये देखते हैं कि भोजन पौधों में किस प्रकार बनता है। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पौधे के वो कौन कौन से भाग हैं जो हरे रंग के हैं। क्योंकि जैसा हमने सीखा, जैसा हमने अभी पढ़ा, जैसा हमने अभी बातचीत की कि पौधे का केवल वो भाग भोजन बनाता है जिसमें हरा रंग होता है, और वो हरे रंग के होने का जो कारण है वो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। तो पौधे का जो जो हरा रंग है, जहां जहां हरे रंग के भाग हैं, वो भोजन बनाने में पौधे की सहायता करते हैं। और भोजन बनाने के लिए पत्ती से ज्यादा बढ़िया स्थान कोई भी इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादातर पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है। अपवाद के तौर पर कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं। जैसे हमने बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स को देखा है। वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? सजावटी पौधे जिनको बोलते हैं। कुछ की पत्तियां पीली होती हैं, कुछ की पत्तियां लाल होती हैं, कुछ की गुलाबी होती हैं, कुछ की मैरून टाइप की होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो पौधे भोजन नहीं बनाते होंगे, और अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो वो जीवित कैसे रहते होंगे। इसलिए उन पौधों को किस तरह से अपना भोजन बनाना पड़ता होगा, उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया या भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है, वो बहुत पहले से चला आ रहा है। बच्चों, जैसा हमने देखा कि हमारी पाठ्य पुस्तक में भी प्रकाश संश्लेषण का जो चित्र बना होगा उसमें एक पौधा बना होगा। देखिए, अपनी पुस्तक में देखिए, और उस पौधे में तीर के निशान कुछ लगे होंगे और ऊपर एक सूर्य बना होगा, और सूर्य से ये दिखाया जा रहा होगा कि प्रकाश पौधे की पत्ती तक आ रहा है। क्या इस चित्र से ये नहीं लगता
कि पौधे अपना भोजन निर्माण सिर्फ सूर्य के प्रकाश में करते हो। ज्यादातर समझ यही बनती है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी परिभाषा इस तरह से है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण, ये नहीं कि सूर्य प्रकाश संश्लेषण। इसका अभिप्राय ये हुआ जब जब उनको प्रकाश मिलेगा वो अपना भोजन बनाएंगे। तो अंतर क्या होता है सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने का और कृत्रिम प्रकाश में भोजन बनाने का? इसके लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल डिजाइन किए हैं और तुम लोगों के साथ भी किए भी थे कि हमने पौधों को अलग अलग रंग के सेलोफिन शीट में कवर करके रख दिया। वो सेलोफिन शीट, वो जो प्लास्टिक की पन्नियां हैं जिनको लाइट पेपर बोलते हैं, एक लाल रंग का ले लीजिए, एक हरे रंग का ले लिया था, एक हमने पीले रंग का ले लिया था और एक हमने बिना रंग का ले लिया था। और जब हमने उन पौधों का अवलोकन किया, बराबर प्रकाश में रखा, बराबर उम्र के पौधे थे, बराबर उनका साइज था, तो हम क्या देखते हैं कि लाल रंग की सेलोफिन शीट में जो पौधे लिपटे हुए हैं उनमें ज्यादा तेजी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में पौधों के भोजन बनाने की इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, वो ज्यादा रहती है और कृत्रिम प्रकाश में वो तीव्रता कुछ कम हो जाती है। इसलिए अब हम ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पौधे अपना भोजन सिर्फ सूर्य के प्रकाश में नहीं बल्कि किसी भी तरह के प्रकाश में कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे घरों में जो पौधे रखे हैं वो जिंदगी भर कभी भी सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण का एक चित्र बना है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में भी है। बच्चों इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें एक पौधा है, जैसा हमने अभी चर्चा की, और सूर्य बना है और उससे प्रकाश आ रहा है पत्ती तक पौधे की। उधर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वायुमंडल में घुली हुई है। जैसे कि हम हवा की या वायु की सांद्रता को जानते हैं, उसके मिश्रण के तत्वों को जानते हैं कि उसमें क्या क्या होता है, तो अन्य गैसों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें मिला होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं और इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर जब ये प्रक्रिया पूरी होती है या चल रही होती है तो निर्माण के तौर पर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। वो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे उत्सर्जित करते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम प्राणवायु के रूप में सांस में लेते हैं। एक और कंफ्यूजन की यहाँ पर बात करेंगे। आमतौर पर यह सुना जाता है, ये बोला भी जाता है कि पौधे श्वसन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जंतु श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल गलत बात है। श्वसन में पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो पौधों को अपने भोजन के निर्माण के लिए पड़ती है और उसके फलस्वरूप वो जिस ऑक्सीजन को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं वो हमारे श्वसन के काम आती है। तो दो तरह के कंफ्यूजन को अभी तक हमने इस अध्याय में स्पष्ट कर दिया। अब हम उस तरह के भ्रम की अवस्था में नहीं रहेंगे। इसकी जो अभिक्रिया है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस तरह से चल रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के प्रकाश की उपस्थिति में, ये इस चित्र की बात कर रहे हैं सिर्फ कि जहां पर सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो हरे रंग का होता है, जो पौधे के शरीर में, पत्ती में, तने में होता है, इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन तो श्वसन के काम आती है और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के तौर पर, जिसको हिंदी में मंड भी बोलते हैं, वो पौधे के विभिन्न भागों में संचित रहता है। किसी पौधे के पत्तियों में संचित होता है, कहीं पौधे के तने में संचित होता है,
कहीं पौधे के जड़ में संचित होता है, और वो जो है वो संचय जो कार्बोहाइड्रेट का जो मंड का संचय होता है वो एडवर्स कंडीशंस के लिए होता है कि जब जब भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा तब तब उस संचित भोजन से पौधे की वाइटल एक्टिविटीज को संपन्न किया जाएगा। अब देखते हैं जो हमने पहले बात की थी कि पादपों में पोषण की जो विधियां आई थी, अभी तक दो मोटे मोटे तौर पर विधियां आई थी, एक था स्वपोषी और एक विषमपोषी या परपोषी। अब देखते हैं वो और कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा अन्य पौधों में भी पोषण होता है। तो पौधों में अनेक तरह से पोषण होता है, देखते हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं। एक विधि ये है परजीवी। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इस तरह के जिस तरह का इस चित्र में दिखाई दे रहा है ये आप लोगों की पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया चित्र है। इस चित्र में हम देखते हैं कि एक पेड़ सा है और उसके ऊपर एक झाड़ी सी है जिसका रंग पीला है। ऐसी पीले रंग की झाड़ियां बरसात के मौसम में आप लोगों ने बहुत जगह देखी होंगी। ये पीला रंग इसका इसलिए है क्योंकि ये जो झाड़ी है इसमें हरित लवक नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, और प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने की प्रक्रिया में हरित लवक की आवश्यकता पड़ती है जो इस झाड़ी में नहीं है। इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती और अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित रहती है और अपने चोषकांगों से दूसरे पौधे के शरीर से अपने लिए भोजन एकत्रित करती है। अपनी वाइटल एक्टिविटीज को चलाने के लिए ऊर्जा दूसरे पौधे के शरीर से प्राप्त करती है। ऐसे पौधों को जो अपना भोजन किसी दूसरे पौधे से प्राप्त कर रहे होते हैं परजीवी कहते हैं। ये परजीवी पौधे होते हैं जो दूसरे के शरीर से अपने लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। इनको पैरासिटिक प्लांट्स, और अगर एनिमल्स के संदर्भ में बात करें तो पैरासाइट्स या पैरासिटिक जूस एनिमल्स कहते हैं। दूसरी तरह की जो पौधों की पोषण विधि है वो है सहजीवी। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरह के पौधे एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करके एक दूसरे के साथ इस तरह की का संबंध बना लेते हैं कि दोनों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे हम ये पुस्तक से लिया गया चित्र है, इसमें क्या हो रहा है कि ये एक दाल का पौधा है। कभी भी किसी दाल के पौधे को अगर उखाड़ करके देखेंगे तो उसकी जड़ों में छोटी छोटी नोट्स सी बनी हुई मिलेंगी। उन नोट्स में, उन गांठों में ये गांठें बनी हुई है। यहाँ पर ये दाल के पौधे में इन गांठों के अंदर क्या होता है कि एक जीवाणु रहता है। इस जीवाणु का नाम है एजोटोबैक्टर नाइग्रम। ये जीवाणु इन पौधों की जड़ों में रहता है। ये पौधा इसको आवास देता है और उस आवास के बदले में ये जीवाणु इस पौधे के लिए वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करके इस पौधे को देता है, क्योंकि अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा के बिना इसका विकास संभव नहीं होता। इसलिए इस तरह की रिलेशनशिप को, इस तरह के संबंध को सहजीवी संबंध बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पोषण के आधार पर पौधों की श्रेणी है वो अगली तरह का जो है वो है इस तरह का। ये चित्र हमने बहुत जगह देखा होगा। हमने ये चित्र कब कब देखा होगा, जरा याद करते हैं बच्चों। हमने इन चित्रों को देखा है पुराने ब्रेड में। जब ब्रेड हम खरीदते हैं डबल रोटी, अगर वो 2-3 दिन 4 दिन का हो जाता है और गर्मियों में तो 2 ही दिन में भी वो इस तरह का हो जाता है। आखिर ये क्या चीज है? ये जो चीज है ये इसमें फफूंद आ गई है। इसमें ये फफूंद आ गई, इसको कवक बोलते हैं और यहाँ पर इंग्लिश में इसको फंजाई बोलते हैं। ये फंजाई क्या होते हैं? ये भी एक तरह के प्लांट्स होते हैं, लेकिन इन फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता। तो जाहिर सी बात है जिन में क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपना भोजन नहीं बना सकते। अपने भोजन के लिए दूसरी चीजों पर, दूसरी वस्तुओं पर, दूसरे पौधों पर या दूसरे शरीरों पर आश्रित होते हैं। तो जो इस तरह के ये कवक वगैरह होते हैं इनको मृतोपजीवी बोलते हैं। इसका मतलब ऐसी चीजें जो मरी हुई होती हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह के जो कैटेगरी है इसको अंग्रेजी में सैप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स। तो ये मृतोपजीवी होते हैं। अगली जो श्रेणी है वो इस तरह के पौधों की आती है। ये भी एक तरह का पौधा है।
इस चित्र को देख करके ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये पौधा होगा, लेकिन सचमुच ये एक पौधा है। इसको बोलते हैं नेपेंथीज और हिंदी में इसका नाम है घटपर्णी। घटपर्णी इसको इसलिए कहते हैं कि इसका जो शरीर है ये नीचे से देखिए, यहाँ से ये एक घड़े की तरह बन जाता है और ऊपर इसमें एक पत्ती सी होती है, लीफलेट सी होती है, ये इसके ढक्कन का काम करती है। और इसके अंदर कुछ म्यूकस होता है, एक तरल पदार्थ सा होता है जो गोंद की तरह चिपचिपा होता है। इसमें जो खुशबू आती है वो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसा हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक बटरफ्लाई, एक तितली इस पर बैठी है और जैसे ये तितली इस पर बैठेगी, इसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ है ये उसमें चिपक जाएगी और ये उड़ नहीं पाएगी। और जैसे ही ये तितली इसको स्पर्श करेगी, तितली छूटने के लिए इस पौधे को हिलाएगी, तो इसके सेंसर, ये जो ऊपर से जो पत्रक है, जो पत्ता है, ये इसको बंद कर देगा और ये तितली इसी के अंदर कैद हो जाएगी, इसी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके शरीर से ये पौधा अपनी नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। तो ये 4 तरह के पौधों में पोषण संबंधी वैरायटीज हैं, विविधताएं हैं। क्या हम ये भी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी होते हैं, जीवित या मृत भी जो भी होते हैं, उनकी जो कंपोजिशन होती है, उनका जो शरीर बना होता है, वो छोटी छोटी यूनिट से बना होता है। जैसे अगर हम किसी दीवार को देखें तो वहां पर वो छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई होती है। ऐसे ही प्रत्येक जीवधारी का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है और इन इकाइयों को यहाँ पर कोशिका कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, सेल। और बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक ऊतक बनाती हैं जिसको टिश्यू बोलते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं जिसको अंग बोलते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन या अंग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको तंत्र बोलते हैं, और बहुत सारे तंत्र या सिस्टम मिलकर के एक पूरा बॉडी बनाते हैं जिसको शरीर या काया बोलते हैं। तो सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे यहाँ पर कोशिका कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब कोशिकाएं भी अनेक तरह की होती हैं, वो दूसरे अध्याय में विस्तार से बातचीत करेंगे उस पर। क्या आप जानते हैं कि सजीवों का शरीर इससे बना होता है? पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में प्रवेश करती है। पौधे की पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको साइंस की लैंग्वेज में रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इन रंध्रों को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और यहाँ से एक्सक्रीशन, जो ऑक्सीजन बनता है या जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वहां से बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे शरीर में रोम छिद्र होते हैं, उस तरह से स्टोमेटा पौधे के लिए काम करते हैं। अगर इन स्टोमेटा के बनावट की बात की जाए तो स्टोमेटा की बनावट कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल सेम के दानों की तरह। ये यहाँ पर जो छिद्र है इसको रंध्र बोला जाता है या स्टोमेटा बोला जाता है, और ये जो जिन दोनों के बीच में जो सेम के दाने के आकार के हैं, इनको गार्ड सेल या द्वार कोशिका बोला जाता है। ऐसे ही मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए इन पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। जितने भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं, नागफनी है या जितने भी कांटेदार पौधे हैं, वो सारे पौधे अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं। ये उनमें एक तरह का अनुकूलन होता है, क्योंकि यदि वो पत्ते कांटों में नहीं बदलेंगे तो उनके सतह पर रंध्र होते हैं और उन रंध्रों से लगातार जल का उत्सर्जन होता रहता है। और चूंकि रेगिस्तान में पानी कम होता है, बारिश कम होती है, इसलिए लगातार जल के क्षय होने से उन पौधों की डिहाइड्रेशन के कारण, जल के ज्यादा वाष्पीकरण के कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वो पौधे अनुकूलन के तौर पर अपनी पत्तियों को ही कांटों में बदल लेते हैं। इस अध्याय पौधों में पोषण में हमने क्या क्या सीखा, इसको देखते हैं। अब तक की जो क्लास है उसमें हमने क्या क्या सीख लिया, उसको जरा रिसाइट करते हैं, रिवाइज करते हैं कि पौधों में पोषण की कितनी विधियां हैं। तो पौधों में पोषण की 4 विधियां हैं। पौधों में पोषण की 4 विधियां हैं।
उनके नाम भी हम जानते हैं और प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसकी हमने सारी प्रक्रिया पर, उसमें उसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं उन पर हमने खूब बातचीत कर ली है। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है कि परजीवी का कोई उदाहरण लिखें कि परजीवी क्या होते हैं, व्हाट आर द पैरासाइट्स। तो परजीवी के बारे में भी हमने खूब चर्चा की। परजीवी क्या होता है, एक तरह का परजीवी जो संबंध था वो हमने दिखाया था अमरबेल में। अमरबेल को अंग्रेजी में कैस्कटा भी बोलते हैं। आगे इस तरह से कि सहजीवी संबंध क्या होता है। यह पौधों में पोषण के प्रकार पर कुछ रिवीजन के छोटे छोटे प्रश्न हैं कि सहजीवी संबंध क्या होता है। तो सहजीवी संबंध देखिए, एक नया टर्म आया है यहाँ पर, लाइकेन। ये लाइकेन क्या होते हैं, ये लाइकेन जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहां पर जाकर के पढ़ेंगे। ये एक तरह के शैवाल और कवकों के बीच की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसमें लाइकेन को उसके संदर्भ में देखा जाता है। कवक क्या होते हैं, ये कवक क्या होते हैं, व्हाट आर द फंजाइज। तो फंजाई क्या होते हैं, जैसे हमने पुराने ब्रेड में देखा था कि ये एक तरह के मृतोपजीवी होते हैं, इनको सैप्रोट्रॉप्स भी बोला जाता है। तो बच्चों हमने खूब जान लिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रकाश, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल और हरित लवक, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व माने गए हैं। कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन तत्व भाग लेते हैं, या दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकता है। और दूसरा प्रश्न इस तरह से कि रंध्र का सचित्र वर्णन कीजिए। स्टोमेटा क्या होते हैं पहले ये समझना होगा, और स्टोमेटा या रंध्र जो पत्ती के सतह पर पाए जाते हैं उनके बारे में उनका सचित्र वर्णन करना है। चित्र भी बनेगा, साफ सुथरा चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन भी करेंगे। आज की इस कक्षा में अध्याय 1 पादपों में पोषण में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, कुछ भ्रम थे उनको भी दूर करने की कोशिश की। इसके लिए हमने जो जो सीखा उस गृह कार्य को करेंगे, खूब रिवाइज करेंगे। विज्ञान में चित्रों का बहुत बड़ा मतलब होता है, बहुत बड़ा अर्थ होता है। जहाँ जरूरी हो वहाँ तो चित्र बनते ही हैं, लेकिन विज्ञान में ये बोला जाता है कि जहाँ पर जरूरी ना भी हो वहाँ भी चित्र बना देंगे तो बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ धन्यवाद, आभार।